हर वुमन को चाहिए कि वो फिट रहे, कपड़े अच्छे आए, अच्छी दिखे। उसके लिए ना एक ही नैरेटिव फैला हुआ है कि कम खाना है, कम खाओ। कम खाने के चक्कर में इनिशियल ईयर्स तो आराम से निकल जाते हैं, 20s में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ये वो 30s में एंटर करते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या आप गारंटी के साथ ये बोल सकते हो कि प्रोटीन पाउडर्स लेने का हमारी बॉडी पे कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है? लोगों ने प्रोटीन को बहुत ज़्यादा डेमोनाइज भी किया हुआ है, लोगों ने प्रोटीन को बहुत ज़्यादा भगवान भी बना रखा है। What is it that women are ignoring in their 20s that's going terribly wrong? वर्कआउट ना करना, आप अपने मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप अपनी मसल्स पे फोकस ही नहीं करते। उनको लगता है कि अगर हम मसल्स पे काम करेंगे हम बल्कि हो जाएंगे। मेनोपॉज का टाइम होता है, तब एकदम से पूरा ये बॉम्ब ड्रॉप होता है। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, बैक इश्यूज, नी पेन, ये सारा तब स्टार्ट हो जाता है। वुमेन को अपने 20s में कौन से ऐसे 3 स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उनकी 30s, 40s, 50s में हेल्थ ऑप्टिमम रहे? जुम्बा या फिर कार्डियो के पीछे मत भागो, सारी एक्सरसाइजेस करो। ये मत सोचो कि ये मशीन्स आदमियों के लिए बनी है, नहीं, सबके लिए है, सेम है। आदमियों की बॉडी, औरतों की बॉडी, वर्कआउट में सब सेम है। वेट लिफ्टिंग करोगे, वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा कि आप कंसीव नहीं कर पाओगे अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे, ज्यादा वजन उठाओगे तो। दोनों कंप्लीटली मिथ है। वुमेन हेल्थ का सबसे इग्नोर्ड एरिया क्या है? इज फास्टिंग हेल्दी फॉर वुमेन? रात को 10 बजे खाएंगे, अगले दिन 2 बजे खाएंगे, ये कोई तरीका नहीं है। ये आप अपनी बॉडी के साथ जस्ट यू आर जस्ट प्लेइंग गेम्स। विमेन को कौन से ऐसे अर्ली साइंस हैं उनके हेल्थ के बारे में जो इग्नोर नहीं करने चाहिए या पता ही नहीं चलते हैं? वेट गेन होना शुरू हो गया है, बेली के अराउंड फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया है, आपको अननेसेसरी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, या फिर रेगुलर भी हैं तो बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, नॉर्मल नहीं है। एनी टिप्स फॉर वुमेन टू स्लीप बेटर? मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना कूल है, तो हम इसको जो नहीं भी है उसको भी निकाल के लेके आते हैं और बोलते हैं मुझे ये ट्रॉमा हुआ था और मैं इसलिए परेशान हूँ। नमस्ते एंड वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का अटेम्प्ट होता है कि हर एपिसोड में हम आपको खुद को जहाँ आज आप हो उसे इम्प्रूव करने के टूल्स, इंसाइट्स, कॉन्वर्जेशंस देते रहें। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं विमेन्स हेल्थ की। 20s, 30s, 40s, 50s में आपके हेल्थ के आइडियाज कैसे चेंज हो जाते हैं? 20s में कौन सी फाउंडेशन हम बनाएंगे अपने हेल्थ के लिए कि हम 50s में हेल्दी फील कर सकें? कौन से क्लियर कट सिग्नल्स हैं कि मेरी हेल्थ खराब हो रही है? कौन से क्लियर कट सिग्नल्स हैं कि आई एम ओके द वे आई एम और आई नीड टू इम्प्रूव समथिंग? मेटाबॉलिज्म, गट हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ, बोन हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग, ये सब कैसे कनेक्टेड है? अगर हम इसे अलग अलग हेल्थ की तरह भी समझे तो इवेंचुअली साथ में जुड़कर कैसे आपका एक होल बीइंग को बनाते हैं एंड दैट होल बीइंग शुड फील हैप्पी एंड हेल्दी एट द एंड ऑफ द डे। ये कॉन्वर्जेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स एंड बहुत सारी नई चीज़ें आपको इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू जानने को मिलेंगी। सो डू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। इससे पहले कि हम आज के गेस्ट से मिले, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आता है, हमारी कोशिश आपको पसंद आती है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इन पॉडकास्ट पर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए इन्हें उन लोगों के साथ जो इस पॉडकास्ट के थ्रू अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कहीं पर स्टक हैं। ये कॉन्वर्जेशंस, ये पॉडकास्ट उन्हें अनस्टक होने में बहुत बड़ा रिमाइंडर दे सकते हैं। And now let's meet our today's guest. We have Dr. Pulkit Kumar with us, who is a health educator and a doctor. और आज ये हमें women's health को step by step कैसे improve करना है, कैसे best करना है, उसके बारे में एक handbook देके जाने वाले हैं। Let's welcome Dr. Pulkit Kumar on the Journey Within podcast. डॉक्टर पुलकित, women अपनी हेल्थ के बारे में सबसे बड़ा झूठ क्या है जो बिलीव करती हैं? कम खाना है, ये सबसे बड़ा झूठ है कि हर किसी को, हर हर वुमन को चाहिए कि वो फिट रहे, कपड़े अच्छे आए, उसको अच्छी दिखे। तो उसके लिए ना एक ही नैरेटिव फैला हुआ है कि कम खाना है, कम खाओ। उनको न्यूट्रिशन नहीं पता, वो उस पे ध्यान ही नहीं देते इतना कि कम खाना है। कम खाने के चक्कर में इनिशियल ईयर्स तो आराम से निकल जाते हैं, 20s में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ये वो 30s में एंटर करते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा एक मिथ फैला हुआ है कि कम खाना है। कम नहीं खाना है, बैलेंस खाना है। मेरे चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल है जब आप बात कर रहे हो, क्योंकि मैं अब
क्योंकि मिड 30s से आगे निकल गई और मैंने जर्नी जी है और मैंने जर्नी बहुत लोगों को जीते हुए देखा है। कम खाना मुझे लगता है सबसे ईज़ीएस्ट तरीका है कुछ इनिशियल वेट लूज़ करने के लिए, इसीलिए शायद लोग इस पे बिलीव करने लगते हैं। बट मैंने जो देखा एज़ अ वुमन माई सेल्फ, अपने ऊपर भी और बाकी लोगों के ऊपर भी, कि ये कम खाने की जर्नी जो जहाँ से शुरू होती है, वहीं से शुरू होती है कि मुझे पतले होना है, मुझे कपड़ों में बेटर फिट होना है। करते, 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 करते 10-15 साल की विंडो पे आप अपनी बॉडी को इतने कम खाने के लिए ट्रेन कर देते हो। एंड आई एम श्योर जो ऑडियंस इस एपिसोड को सुन रही होगी, अगर वो अपनी मदर्स को देखें, अपने आस-पास वुमेन इन देयर 40s-50s देखें, तो वो 1 रोटी खाती हैं या 2 रोटी खाती हैं, लेकिन ना उनका वेट कम होता है, ना उनके अंदर बॉडी में स्ट्रेंथ होती है, उनके बहुत सारी बीमारियाँ आ चुकी होती हैं, उनका गट हेल्थ, मेजर वुमेन के साथ ये प्रॉब्लम है कि गट हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो एसिडिक रहता है, गैस रहती है, फ्लैचरेंस रहता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, आईबीएस है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, या उनकी हार्मोनल हेल्थ में बहुत डिस्टर्बेंस है, मेनोपॉज़, प्री मेनोपॉज़, पेरी मेनोपॉज़, ये सारे चीज़ों में उनको इश्यूज़ हैं, थायरॉइड, डायबिटीज़, इंसुलिन सेंसिटिविटी। मैं बहुत सारे इश्यूज़ आपको एक ही सवाल में पूछ रही हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये शुरुआत तो चलो कम खाने से होती है, बट हाउ डू थिंग्स गो सो टेरिबली रॉन्ग फॉर वुमेन दैट 40s तक आते-आते ये सारी बीमारियों में अपने आप को जकड़ा हुआ पाना शुरू कर देती हैं? देखो, सभी को कम खाने की आदत नहीं है। एक ग्रुप ऐसा है जिसको कम खाना है, जो थोड़ा कॉन्शियस है और उनके पास गाइडेंस नहीं है। तो वो क्या काम करते हैं, कम खाना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर इंडियन हाउसहोल्ड्स में सिस्टम भी वैसा ही है थोड़ा-सा, मैं बोलूँ तो, कि लड़की को जब छोटी है, लड़की है, तो उसको इतनी अटेंशन इतनी घर में इस तरह से मिल नहीं पाती है, तो वो भी थोड़ा वैसे ही रहती है कि कम ही खा लेती हूँ मैं। उसी तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग होती है। मेजॉरिटी में अभी भी है ये, हाँ, ऐसा मतलब नहीं है। जैसे हम अपनी मदर्स हाँ, को देखते हैं कि पहले सब खा लें, उसके बाद उसके बाद खा खाएँगे, लेंगे। या फिर अगर सब 100 रुपए की चीज़ खा रहे हैं, तो मैं तो 50 में भी चल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली या तो ये सिस्टम पहले से बनता हुआ आया है और अभी भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस चीज को फॉलो करती है। तो एक कैटेगरी है जो कम खा रहे हैं और एक कैटेगरी है जो स्ट्रेसफुल ईटिंग कर रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि खाना क्या है। वुमन की लाइफ में सबसे ज्यादा होता है, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन घर के अंदर ज्यादा रहना सबसे बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करता है। जो लोग चार दीवार के अंदर रहते हैं ना, उनमें स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। अननोन स्ट्रेस तो बनेगा ही बनेगा, उनको नहीं पता चलता। बाहर निकलना घर से जरूरी होता है। अब इसी तरह से सिस्टम बना हुआ है, तो स्ट्रेस ईटिंग की वजह से वो एक हैबिट बनती चली जाती है कि हमने सुबह खा लिया, फिर उसके बाद में कुछ स्नैक्स खा लिए। कैलोरी डेंस फूड हम खाते ही हैं, इंडियन हाउस होल्ड्स में होता है, नमकीन, चिप्स, बिस्किट्स, ये ऐसे ही खा लेते हैं। एम्प्टी कैलोरीज़ जिन्हें एम्प्टी कहते हैं। कैलोरीज जिनको बोलते हैं, वो ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। उनको लगता है हम कम खा रहे हैं, लेकिन कैलोरी डेंस फूड खा रहे हैं, तो उसकी वजह से वेट तो बढ़ता ही है, प्लस जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो बॉडी को मिल नहीं रहे हैं। हाँ, जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं वो अगर रिलेट करें अपने घर में भी, जैसे मैं अपने घर पे देखूँ, तुम्हारी मदर्स क्या कहती हैं, मैंने 2 ही बिस्किट तो खाए हैं, आधी कटोरी नमकीन तो खाई थी, 2 चम्मच खाए हैं, बट दैट इज़ एम्प्टी कैलोरीज़। मतलब आपको बहुत सारी कैलोरीज़ मिल रही है, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं है उस बिस्किट का, उस नमकीन का, उस मट्ठी का, या जिस भी तरह के हम स्नैक्स खाते हैं। तो ये तो हो गई एक बात कि हम गलत खा रहे हैं, और जो हम सोच रहे हैं कि हम कम खा रहे हैं, उसमें कैलोरीज़ इतनी ज़्यादा है कि हमारा कैलोरी इंटेक भी अप डाउन हो रहा है, राइट? दैट इज़ वन बिगेस्ट बिलीफ, जो जहाँ से वुमेन स्टार्ट आउट करती है कि हम कम खाना शुरू करें, बट वो गलत कम खा रही हैं। टेल मी वन थिंग कि इसको करेक्ट कैसे करें? बहुत रॉकेट रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें किसी की बहुत ज़्यादा अपने मेजर्स, स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। हमें बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, हेल्थी फैट्स क्या है, फाइबर्स क्या है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सी, हम, हमारी बॉडी हमारी है, हम उसको फीड कर रहे हैं। हम दुनिया भर की टेंशन हमने ले रखी है, लेकिन हम जो खा रहे हैं अपनी बॉडी को चलाने के लिए, हमें उसके बारे में नहीं पता कि प्रोटीन क्या काम करता है। हमारी मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, हमारे हार्मोन्स को सपोर्ट करता है, हेल्दी फैट्स हमारे हार्मोन्स को सपोर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, फाइबर्स हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। खाने में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, अगर आप 3 to 4 मील्स इस तरह से सोच के खाओगे कि उसमें थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए, थोड़े से कार्ब्स होने चाहिए, थोड़ा सा फैट्स होने चाहिए और फाइबर्स होने चाहिए, आप इन मील्स को भी इस तरह से सेपरेट कर लोगे, तो आप हेल्थी लिविंग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ईजी है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस।
डॉक्टर पुलकित, लेकिन आजकल जो हमारे लाइफस्टाइल जिस तरह के हो गए हैं, हम लोग फिजिकली लेबोरियस काम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत एंड्योरेंस लगानी पड़े, जो बहुत मशक्क़त करनी पड़े। तो नेचुरली हमारा इनटेक भी उस लेवल का नहीं हो सकता जो आज से 50 साल पहले खा लिया करते थे। या फिर हम एक जनरेशन पीछे भी जाएँ, हमारी मदर्स जब यंग थी या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब यंग थे, वो बताते कि मैं 8 रोटी खा लेता था, मैं इतना खाना खा लेता था। लेकिन आजकल आवर जॉब्स आर नॉट लाइक दैट कि हम उतना खाना खा पाएँ। तो फिर हम उनके लिए सप्लीमेंट करना ढूँढ रहे हैं। जैसे आपने कहा प्रोटीन करिए, ये करिए। ना प्रोटीन के साथ एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट ओवर द स्पैन ऑफ 50 इयर्स कोई स्टडीज कंडक्ट नहीं हुई है कि प्रोटीन पाउडर्स कंज्यूम करना क्या जेन्युइनली आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद है, आपकी बॉडी में उस प्रोटीन की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। अब मैं आपके थॉट्स में जानना चाहती हूँ क्योंकि रिसेंटली एक रील जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी रुजुता दिवाकर की, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपके बच्चों को किचन में खाना बनाना नहीं आता, पर्टिकुलरली लड़कों को, तो उनसे प्रोटीन का ज्ञान मत लीजिए, राइट। सो दिस होल प्रोटीन डिबेट में इसको इस पॉडकास्ट पे लाना चाहते हैं बिकॉज समवेयर जब भी हम वुमेन हेल्थ की बात करते हैं, एक सबसे बड़ा इग्नोर्ड फैक्टर जो आता है दैट इज प्रोटीन इनटेक। कहीं ना कहीं हम प्रोटीन को, जो हमारी कंडीशनिंग और अंडरस्टैंडिंग है, और जैसे अगर मैं बात करूं, आज से 20 साल पहले मैं ये सोचती थी कि जो जिम में लड़के वेट उठाते हैं, बहुत फिजिकल बॉडी बनाते हैं, उनको प्रोटीन की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी ज़रूरत है, मेरा तो डाइट से हो जाता है। बट ओवर द इयर्स ऑफ स्टडीज़, ओवर द इयर्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, टॉकिंग टू पीपल लाइक यू, समझ में आता है कि प्रोटीन की ज़रूरत है और प्रोटीन को हमें इनटेक करना है। ना जो वेजिटेरियन लोग हैं या फिर जो नॉनवेज भी खाते हैं, हम इतना नहीं खा सकते कि हम 100 ग्राम 150 ग्राम प्रोटीन सिर्फ डाइट से पूरा कर ले। तो वी आर यूजिंग प्रोटीन पाउडर्स एंड अदर सप्लीमेंटेशन फॉर इट। टेल मी, आर प्रोटीन पाउडर सेफ टू यूज? क्या एविडेंस है, क्या स्टडीज हुए हैं? क्योंकि पिछले 10 साल से हम रील तो देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि ये वाला प्रोटीन ले लो, वो वाला अच्छा है, इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा। बट व्हाट इज द स्टडी बैकिंग द जेन्युइननेस और द रियल प्रोसेसिंग ऑफ देम इन आवर बॉडी? सही भी हो रहा है कि गलत हो रहा है? सो देर आर मल्टीपल पॉइंट्स हियर या कि हमें प्रोटीन से पहले एक बात कर लेते हैं जो आप 50 इयर्स पहले की बात कर रहे थे। पहले फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता था, अभी डेस्क जॉब बढ़ गई हैं, लोग बैठे रहते हैं, घर में रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। एग्जैक्टली यहीं पे पॉइंट है कि हम फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं, स्टिल हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक है हमारा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि प्रोटीन की बात इसलिए बार बार करते हैं। प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से। इसीलिए ओबेसिटी बढ़ रही है, इसीलिए डायबिटीज बढ़ रही है इंडिया के अंदर। हम वर्ल्ड कैपिटल बोल रहे हैं कि इंडिया में सबसे स्पेशली इन ज्यादा वुमेन, आज हम वुमेन हेल्थ की बात करें तो वुमेन्स हेल्थ में तो डायबिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग कंसर्न्स। डायबिटीज अगर आता है तो डायबिटीज सारी बीमारियां साथ सब लेके ले आता है। आता है। फिर उसके बाद आता है, अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करें, पहले हम प्रोटीन की बात करते हैं। अगर वुमेन की बात कर रहे हैं हम या फिर एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो वर्कआउट नहीं कम करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ वर्कआउट तो करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कम करता है या नहीं करता है, उसको भी एक बेसिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो चाहिए उसको फंक्शन करने के लिए, उसकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। वो भी पूरा इग्नोर्ड है खाने के अंदर। क्या होता है बेसिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन? देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपका वजन 60 केजी है तो आपको 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए। मतलब कि ये है कि 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। बहुत मुश्किल नहीं है उसको अचीव करना, बहुत इजी है। इतने अगर कोई 60 केजीज का है तब, कोई 100 केजीज का कोई है 100 तब? केजी है तो उसको 100 ग्राम्स चाहिए। 100 केजी है, इसका मतलब उसकी मसल मास ऑलरेडी कम है, उसका मे बी उसके पास में फैट ज्यादा होगा, तो उसको वर्कआउट करने की भी जरूरत है। उसको तो पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको करना। अगर 100 ग्राम्स ऑफ आप 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आप इनटेक अगर आप कर पाओगे पूरा, आपका कार्बोहाइड्रेट इनटेक खुद से ही कम हो जाएगा। आप कब बिना एक्टिविटी के भी आपका वेट लॉस आपको दिखाई देगा, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा फूड है, प्रोटीन एक ऐसा हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो जिसकी हमारी बॉडी में जब जाता है तो उसको बर्न करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की यूटिलाइज करनी पड़ती है। तो आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, RMR जिसको बोलते हैं, वो बढ़ता है प्रोटीन इनटेक की वजह से, प्रोटीन रिच डाइट की वजह से। फिर एक और मल्टीपल फैक्टर आ जाते हैं, एक और फैक्टर आ जाता है जब आप वर्कआउट करते हो, अपने आप को ट्रेन करते हो, अपनी मसल्स पे काम करते हो, तो ये रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट और बेहतर हो जाता है। सिर्फ आप जिम में वेट रिड्यूस नहीं कर रहे हो, आप जब रेस्ट कर रहे हो, आप जब सो रहे हो, तब भी आपका वेट लॉस हो रहा है। तो अगर आप प्रोटीन इनटेक अच्छे से करते हो तो आपको भूख भी बहुत देर तक नहीं लगती है, आप सेशिएटेड फील करते हो। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स हमें फुल फील करा देते हैं एकदम से, बट वो डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाते हैं एंड वो एब्जॉर्ब भी बॉडी में जल्दी हो जाते हैं। प्रोटीन ब्रेकडाउन स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है, एम्प्टिंग भी उसकी स्लो होती है, तो इसीलिए वो हमें सेटिस्फेक्शन फील रहता है कि हमारा और क्रेविंग्स नहीं होते। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, आपको क्रेविंग्स और ज़्यादा होंगी।
डॉक्टर पुलकित, चलो ये तो समझ में आ गया और इससे हम सभी कन्विंस्ड हैं कि प्रोटीन इंटेक हमारा कम होता जा रहा है एंड हमको उसे लेवल अप करने की ज़रूरत है। लेकिन वो सेकंड चीज़ जो मैं आपसे हम्म, पूछ रही थी कि व्हाट इज़ द गारंटी दैट दीज प्रोटीन पाउडर्स, जो मैं पिछले 10 साल से कंटेंट देख रही हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो सब पढ़ के मुझे लगता है प्रोटीन पाउडर ये ले लो, वो ले लो, ये ब्रांड, वो ब्रांड, जो भी है, बट व्हाट इज़ द गारंटी दैट दीज प्रोटीन पाउडर्स आर गेटिंग डाइजेस्टेड सेफली इन माय बॉडी, दे आर नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू इंटरनल functionality of my body as of today and in a span of let's say next 20 years? ठीक है। हम ये समझ लेते हैं कि प्रोटीन है कहाँ, ये प्रोटीन पाउडर आ कहाँ से रहा है। मिल्क से ही बन रहा है, वहीं से प्रोसेस हो रहा है, चीज़ बनता है, चीज़ के प्रोसेस में निकलता है। ठीक है, चीज़ निकला, वे ऊपर सेटल हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, उसको हम कॉन्सेंट्रेट करके पाउडर फॉर्म में हम वे प्रोटीन बना देते हैं। अब इसमें यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये आता है कि आप किस ब्रांड, आप ये चीज़ तो भूल जाओ कि वो उसके लिए आपको कोई स्टडी चाहिए या फिर आपको 50 साल का डेटा देखना है। इट्स 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 अ फूड ओनली। वो जो सप्लीमेंट पे है वो मिल्क ही है। लेकिन केमिकल प्रोसेसिंग है एक चीज की, एक क्या बोलेंगे उसको, एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको मिल रहा है, तो क्या उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं है? सप्लीमेंट्स जितने भी हैं, चाहे वो प्रोटीन हो या कोई और सप्लीमेंट करते हैं, 80% खाना होता है, 20% सप्लीमेंट होता है। ये रूल है। अगर आप सप्लीमेंट पे ही भरोसे ही हो कि मैं अपने, मुझे 100 ग्राम मुझे प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना है, मैं 5 स्कूप ले लेता हूँ वे प्रोटीन, तब वो प्रॉब्लम है दैट आपको। इज absurdity, बट यस, लेट्स टॉक अबाउट टू स्कूप्स आप ले रहे हो, मतलब 40-45 ग्राम आप प्रोटीन पाउडर से ले रहे हो और 50 ग्राम आप खा के ले दैट रहे इज हो। द राइट वे, इज दैट द हेल्दी वे? दैट इज द राइट वे, दैट इज द हेल्थी वे। मैं ये, हमने बहुत ज़्यादा ना, लोगों ने प्रोटीन को बहुत ज़्यादा डेमोनाइज भी किया हुआ है, लोगों ने प्रोटीन को बहुत ज़्यादा भगवान भी बना रखा है। सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सप्लीमेंट एज ए सप्लीमेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वे प्रोटीन इज़ वेरी गुड ऑप्शन। क्यों? इतना बिजी लाइफस्टाइल है लोगों का। अगर किसी किसी का कोई वर्कआउट करता है, बिजी लाइफस्टाइल है, कॉर्पोरेट जॉब है, डेस्क जॉब है, या कोई भी जॉब है, अगर उसके 2 स्कूप से 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन पूरा हो रहा है, तो बाकी वो खाने से आराम से पूरा कर सकता है। वो एज मिल जाता है प्रोटीन सप्लीमेंट की वजह से। और 100 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए जितना आपको खाना पड़ेगा उतना नहीं खा सकते हो। लाइक अगर कोई मेरी बात करे, तो शायद मैं 100 ग्राम प्रोटीन के लिए मुझे जितना खाना है उस पूरे दिन में खाना पड़ेगा। हालाँकि आई एम नाउ 70 केजीज़, तो 70 ग्राम प्रोटीन मिनिमम, एट द मिनिमम, अगर मैं फिज़िकल एक्टिविटी या थोड़ा जिमिंग या कुछ वर्कआउट करती हूँ तो ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स इवन आई हैव टू ईट। उसके लिए मुझे जितना खाना खाना पड़ेगा मैं फिज़िकली खा ही नहीं सकती हूँ उतना खाना। हमारे हम जो लाइफस्टाइल में है ना, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल यू आर 70 kg, आपको चाहिए कि मुझे ना, अब मुझे अगले 3 महीने में मुझे अपना 5 kg रिड्यूस करना है, तो वो 3 महीने के विंडो पीरियड को आप एज ए एग्जाम ले सकते हो कि चलो मेरा एग्जाम है कोई, या फिर मैं किसी कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहा हूँ, तो मैं अपने लाइफस्टाइल को उस तरह से स्ट्रक्चर कर लूंगा कि मुझे ना अपनी डाइट को साथ में लेके चलना है, मुझे मील प्रेप करनी है, मुझे लेके चलना है। आप हमेशा उसको फॉलो नहीं कर सकते। आप 65 पहुंच गए, यू आर सेटल्ड, नाउ यू कम बैक टू 1 ग्राम ऑफ पर केजी बॉडी वेट, वो आप अपने खाने से ही पूरा कर सकते हो। एक स्कूप कर लोगे तो 25 ग्राम हो जाएगा, बाकी आपका 40-50 ग्राम आप आराम से खाने से पूरा कर सकते हो। हमें स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल को अकॉर्डिंगली। हम सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते कि ये गलत है या ये सही है। तो क्या आप गारंटी के साथ ये बोल सकते हो कि प्रोटीन पाउडर्स लेने का हमारी बॉडी पे कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं अगर है? प्रोटीन पाउडर आपका ऑथेंटिक है, कोई अडल्ट्रेटेड कैसे नहीं मालूम है। चलेगा ऑथेंटिक है? सब ऑथेंट लोग ही कह रहे हैं हम ऑथेंटिक हैं, यस। हर सो ब्रांड ही मार्केट कर रहा है। हाँ, कोई ब्रांड रणवीर सिंह को लेके आ गया, कोई वही अपना ब्रांड चला के आ गए हैं। इतने सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स पे हमने कई सालों से भरोसा किया, उन्होंने अपने ब्रांड्स निकाल दिए हैं। फूड फार्मर हैज़ अ ब्रांड जिन पे बहुत लोग भरोसा करते हैं कि वो लेबल्स पढ़ना सिखाते हैं इंडिया को। और तो किस पे भरोसा करें, व्हिच इज़ एक्चुअली द बेस्ट प्रोटीन? सी देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट राइट नाउ। अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। अगर आपको कोई प्रोटीन सप्लीमेंट चूज करना है और आप श्योर नहीं हो कि ब्रांड जो बोल रहा है या फिर जिस कंपनी के कहाँ प्रोटीन आपको चाहिए, आप श्योर नहीं हो, आप हमेशा एक लैब टेस्ट करा सकते हो अपने प्रोडक्ट का। मेरे हिसाब से जो लोग जो 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 ब्रांड्स बैच के को बार बार टेस्ट कराते हैं, दोज आर द यू बेस्ट। कैन ट्रस्ट ऑन देम। हाँ, वो बेस्ट है कि उनमें कोई हैवी मेटल नहीं है, उनमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो आपकी गट को, आपकी हेल्थ को खराब करे। वो सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर उसके बाद भी आपको डाउट है, इफ़ यू आर नॉट श्योर, आप अपने आप से भी टेस्टिंग करा सकते हो। बहुत कम प्राइस में टेस्टिंग हो जाती है। देयर आर एन नंबर ऑफ लैब्स जो 2 दिन 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स निकाल के देंगे। मतलब मुझे मुझे इस चीज़ पे थोड़ा कम भरोसा होता है, क्योंकि अभी मैंने अगर 1-2 किलो का पैकेट खरीदा प्रोटीन पाउडर का,
मैं अब हर पैकेट नहीं टेस्ट करा सकती और मैं भरोसा नहीं कर सकती कि जो मेरे पास आएगा वो टेस्टेड ही है या ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक दोज थोड़ा सा हमारे यहाँ पे फूड सेफ्टी मेजर्स में आई थिंक वी नीड टू डू बेटर विद आवर रेगुलेशंस। नहीं, हम हमेशा प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में ही ऐसा सोचते हैं कि ये क्यों टेस्ट नहीं हो रहा। हम इतने सारा फूड हम कंज्यूम करते हैं, हम बाहर का फूड भी कंज्यूम करते हैं, हम वो कुछ तो भी मुझे खा पता लेते है हैं। ना, जब मैं बाहर से खा रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं कुछ जंक ही खा रही हूँ, लेकिन प्रोटीन तो मैं यही समझ के खा रही हूँ कि कुछ हेल्दी खा रही हूँ। और ये मैं रोज अपनी प्रैक्टिस बना रही हूँ कि मैं प्रोटीन पाउडर्स कब लेता है कोई इंसान, जब वो बॉडी आपका सबसे ज़्यादा गुड एब्जॉर्प्शन मोड में होती है। ज़्यादातर लोग या तो वर्कआउट के दौरान लेते हैं, वर्कआउट के इमीडिएटली बाद लेते हैं, जब आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर भी हाई होती है। तो आप एक सप्लीमेंट अपनी बॉडी में डाल रहे हैं एंड यू आर होपिंग कि बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब करे। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम उस सप्लीमेंट को थोड़ा क्वेश्चन भी करें, मतलब क्वेश्चन करना ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन करना ठीक नहीं है, बट देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स जो अच्छे ब्रांड्स हैं जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑब्वियसली हम हर फूड को टेस्ट नहीं करा सकते। हम कितनी सारी चीज़ें खाते हैं। अभी मिल्क के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी कि मिल्क में प्रॉब्लम्स आई थी। बहुत सारे यूट्यूब यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने दिखाया कि ये तो मिल्क खराब है। मैंने खुद से पर्सनल टेस्टिंग कराई उसकी, वो बिल्कुल ठीक निकला। तो हमें ना थोड़ा सा अपने, हम बिल्कुल हमेशा क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये तो गलत ही होगा। हम सोसाइटी में अपने डेली लाइफस्टाइल में हम बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको हम ट्रस्ट करते हैं एंड वी थिंक कि वो हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइड कराते हैं। चाहे वो हमारे मसाले हों, चाहे वो हमारी दालें हों, चाहे कुछ भी हो। सप्लीमेंट को हम हमेशा इस तरह से देखते हैं कि नहीं भाई, इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। वो भी वो चीज़ को हम इतना एग्जैजरेट नहीं कर सकते। आज हम वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम इस प्रोटीन की कॉन्वर्जेशन को कहीं ना कहीं लेके आएँ, क्योंकि आज की डेट में वुमेन आर बिकमिंग स्लाइटली मोर अवेयर। एटलीस्ट अर्बन सिटीज़ में तो अवेयर हैं कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, वर्कआउट्स करने हैं। जो हमने पहले बात करी कि एक बिगेस्ट मिथ जो वो बिलीव करते हैं कि कम खाने से मेरा वेट मैनेजमेंट हो जाएगा और एज लॉन्ग एज मेरा वेट ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है मेरी बॉडी में। तो एक ऑप्टिमम वेट होने के बावजूद भी एक वुमन की बॉडी में क्या-क्या गलत हो रहा होता है? देखो, वेट पैरामीटर नहीं है हेल्थी का कि मतलब अगर मैं 40 इयर्स की हूँ और मेरा वेट सही है अपनी एज के हिसाब से, अपने और मार्कर्स भी ठीक हैं, इवन देन मेरी बॉडी में क्या-क्या गलत हो सकता है एज़ अ वुमन? देखो, हाँ, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम अपना वेट चेक करते हैं और हमें लगता है कि अगर वेट ज़्यादा है तो ठीक नहीं है, वेट कम है तो ठीक ठीक है। हमें अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, जो हमारे ब्लड टेस्ट से हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर लिपिड प्रोफाइल कैसी है, हमारा लिवर फंक्शन कैसा है, हमारी थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारा ब्लड प्रेशर कैसा है, हमारा बॉडी में हमारे शुगर का रेगुलेशन है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट तो नहीं होती चली जा रही है। ये सारे पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए। वुमन की लाइफ में जब खाना, वुमन हो या मैन हो, जब खाना आपका बैलेंस नहीं है, आप न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो होता क्या है कि ये 20 से स्टार्ट हो जाता है। वुमन और मैन दोनों की फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा अलग है। वुमन की बॉडी बनी है रिप्रोडक्शन के लिए। वो हमेशा वो प्रिपेयर करती रहती है अपने आप को कि इस मंथ कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है हमें कैरी करने की बच्चे को, और इसलिए हमेशा बॉडी वो उस मोड में रहती है। पीरियड्स होते हैं, फिर वो वापस, तो ये जो साइकिल है ना, ये जो हार्मोन्स का रेगुलेशन है, ये चलता रहता है। मेन के में नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें। उनको कैरी नहीं करनी ह्यूमन एक न्यू लाइफ को। तो वुमन की बॉडी और मैन की बॉडी को हमें अलग अलग तरीके से देखने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से खाना, न्यूट्रिशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप न्यूट्रिशन आप देख नहीं रहे हो, 20s में आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे आपका निकल जाएगा। जैसे ही आप 30s एंटर करते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग इन नाउ, कि आपको साइलेंटली आपको एस्ट्रोजन, जो मेन हार्मोन है वुमन की बॉडी में, वो क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है। जब एस्ट्रोजन डिसबैलेंस होगा तो बॉडी में ना तो इंसुलिन रेगुलेशन ठीक से होगा, ना ही आपकी जो बोन हेल्थ है, ना ही वो ठीक से मेंटेन रहेगी। ये इफ़ेक्ट्स धीरे-धीरे बनते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं एसआईपी की तरह, और जब मेनोपॉज़ का टाइम होता है, तब एकदम से पूरा ये बॉम्ब ड्रॉप होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, बैक इश्यूज़, नी पेन, ये सारा तब स्टार्ट हो जाता है। मेनोपॉज़ तो फिर भी आपका 40s में कहीं जाके आता है, लेट 40s की तरफ भी आता है, कई लोगों का 50s में भी आता है। मुझे लगता है 30s इज़ ऑल्सो टू लेट। जिस तरह की हम लाइफ्स आजकल लीड कर रहे हैं, 30s में ही इतने सारे इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं आपको, हार्मोनल इश्यूज़ जो कि आपके थायराइड, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो भी आपने इश्यूज़ के बारे में बात की, ये सब हैं। साथ-साथ में बोन हेल्थ, हड्डियों में दर्द रहना, कहीं पे एक्यूट पेन रहना, धीरे-धीरे क्रॉनिक हो जाना, या फिर
लेवल ऑफ एक्टिविटी करते हुए आपको थका फील होना, फटीग फील होना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसको जो इम्पैक्ट करते हैं। बट टेल मी, व्हाट इज इट दैट वुमेन आर इग्नोरिंग इन देयर 20s दैट्स गोइंग टेरिबली रॉन्ग फॉर देम? वर्कआउट ना करना, कि आप अपने मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप अपने मसल्स पे फोकस ही नहीं करते। उनको लगता है कि अगर हम मसल्स पे काम करेंगे तो हम बल्कि हो जाएंगे। पर ऐसा क्यों हो रहा है? लड़कियां अपने 20s में अपने आप को क्यों इग्नोर करती हैं? व्हाई आर दे नॉट फोकसिंग ऑन वर्कआउट? वर्कआउट पे फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, वो सी जिम्स में सब ज़्यादातर लड़कियां होती हैं। अगर हम अच्छी जिम्स की बात करें तो उसमें ज़्यादातर लड़कियां दिखाई देंगी, लड़के भी होंगे लेकिन लड़कियां बहुत आती हैं। उनका एक सेक्शन है, वो सबसे बड़ा सेक्शन है कार्डियो का, जुम्बा का, जुम्बा है ना? क्लास। अब आपके जो मसल्स हैं ना, मसल्स में मल्टीपल फाइबर्स हैं। एक एक टाइप 1 फाइबर्स होता है जो आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, इनसे ट्रेन होता है, ठीक है? एक दूसरे फाइबर्स होते हैं, टाइप 2 फाइबर्स होते हैं, जो जिसमें जो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रही है आजकल, जैसे कि डायबिटीज़ बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, आपकी बोन्स को सपोर्ट करते हैं, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। उसको नहीं करते ट्रेन। टाइप 2 फाइबर्स आपने कहा। हाँ, उनको उनको ट्रेन कर, दोनों को इक्वली ट्रेन करना ज़रूरी है, लेकिन जो वुमन है अगर एक्सरसाइज कर रही हैं, लड़कियां एक्सरसाइज कर रही हैं, वो उसी पे रह जाती हैं। उसके लिए आपको टाइप 2 फाइबर्स को ट्रेन करना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तब आपके मसल्स में जो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आप बल्कि नहीं बन जाओगे, आपकी हार्मोनल हेल्थ ज़्यादा बेटर रहेगी। लोग, लड़कियों को ऐसा लगता है कि जब हम दो दो मिथ हैं। एक है कि आप अगर वेट लिफ्टिंग करोगे, वेट ट्रेनिंग करोगे, तो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, ऐसा लगता है लोगों को। अगर टेस्टोस्टेरोन वुमन की बॉडी में है तो उसकी भी कोई ज़रूरत होगी, उसकी ज़रूरत होती है, वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, आप आदमी नहीं बन जाओगे। दूसरा होता है जो ओल्डर जनरेशन में जो जिम नहीं जाने देते वुमन को, लड़कियों को, कि आप कंसीव नहीं कर पाओगे अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे, ज़्यादा वजन उठाओगे तो। दोनों कंप्लीटली मिथ है। वुमेन को अपने 20s में कौन से ऐसे 3 स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उनकी 30s, 40s, 50s में हेल्थ ऑप्टिमम रहे? देखो, हम सबके पास ऑप्शन नहीं होता कि जिम जाएं, वर्कआउट करें। जिन लोगों के पास ऑप्शन है, तीन हम डिस्कस करते हैं। पहला है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग, अब वेट ट्रेनिंग में अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप जिम नहीं जा सकते, आपके घर वाले अलाउड नहीं करते, या फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, स्टार्ट डूइंग बॉडी वेट वर्कआउट्स। आप घर पे भी कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, आप स्क्वाट्स कर सकते हो, आराम से घर पे हो जाता है वो भी आपके मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए सफिशिएंट है, जब तक आपके पास वो एक्सेस नहीं आता, ठीक है? दूसरा, डाइट। फूड को सिर्फ खाना मत समझो, उसको इस तरह से देखो कि वो आपको कैसे नरिशमेंट देगा। आपको सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना है, आपको अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए खाना है, आपकी बॉडी को फीड करना है। अगर आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी है, तो वो कहीं ना कहीं से वो आपकी बॉडी खुद से एडजस्ट कर लेगी, चाहे उसके लिए आपके हार्मोन्स को तोड़ना पड़े, चाहे आपके मसल्स को तोड़ना पड़े, चाहे वो कुछ भी करना पड़े, वो फंक्शन करती रहेगी। बॉडी बहुत रेजिलियंट है, हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत रेजिलियंट है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन पे ध्यान देना ज़रूरी है। प्रोटीन को बहुत बड़ा नहीं समझना है, थोड़ा प्रोटीन, थोड़े कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये आपका 80% होना चाहिए। 20% आप जो खाना पसंद करते हो आप वो खाओ, 80% पे रखो। 20% में कुछ भी आएगा, पिज्ज़ा है, बर्गर है, जो आपको ठीक लगता है आप वो खाओ। थर्ड, माइंडफुलनेस। अपने आप को रिलैक्स करने की, अपने थॉट्स के साथ बैठने की बहुत ज़रूरत है, जो आज के 20s में नहीं कर रहे हैं। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब के 20s के लिए बात कर रहा हूँ, कि अपने थॉट्स के साथ बैठने की ज़रूरत है। जो अब ये काम में भी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और उसके बाद भी फ़ोन में लगे रहते हैं, दे डोंट टॉक टू अदर पीपल। अगर अपने किसी और से भी बात नहीं भी कर रहे हो, एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट अपने साथ बैठो। ये आज की बात है, आगे जाके आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि जब आप बैठते हो आपको खुद को वैलिडेट करने की जरूरत होती है, अपने इमोशंस को। कल हमें क्या करना है, उससे बचने के लिए हम फोन लेके बैठ गए कि वो थॉट ही ना आए हमारे दिमाग पे। 20s बेस्ट टाइम होता है लाइफ का, कि आपको वो एंजॉय करने के लिए, आप उसमें जो चाहो वो कर सकते हो। आपको कॉलेज में हो, आपको म्यूजिशियन बनना है, आप उसके साथ साथ कर सकते हो। आपको ट्रैवलर बनना है, आप उसके साथ साथ काम, सोशल मीडिया करना है, आपको उसके साथ साथ कर सकते हो। तो पढ़ भी रहे आपने हो तो पूरे 20s में पढ़ाई करी, आप तो डॉक्टर हो। आप, मैंने तो आप ये कैसे कह रहे मैं हो? बताता हूँ ना, मैंने 20s में पढ़ाई करी। अब मैंने 20s में फोटोग्राफी सीखी, मैंने 20s में अपने गिटार बजाना सीखा, मैं 20s में अपने बैंड में था, कॉलेज बैंड में मैं लीड सिंगर था। मैंने 20s में बहुत कुछ किया है। सोशल मीडिया उस टाइम पे इतना नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से लिखने की आदत, स्क्रिप्ट करने की आदत, अपने कॉलेज फेस्ट को ऑर्गेनाइज करना, वो सब मेरा काम था, तो वो अब मुझे काम आ रहा है वो।
ओह माय गॉड! एआई ने वो सारा काम खत्म कर दिया। मैं देखती हूँ, मुझे भी जब मेरे किसी एम्प्लॉयी को 1 दिन की छुट्टी लेनी भी होती तो वो एआई से लिख के ही वो ईमेल लिख रहे हैं, वो मैसेज लिख रहे हैं। इट्स ये इट्स जो काम जो हमारे ब्रेन को करना चाहिए ना, जो हम एआई आउटसोर्स से कर करा दिया रहे है हैं, पूरा। वो आउटसोर्स करने की ज़रूरत हम यही प्रॉब्लम है। जो चीज़ हम खुद से कर सकते हैं, हम अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं। अगर मैं डंबल्स उठा रहा हूँ, मेरे बाइसेप्स ग्रो हो रहे हैं, वो बार-बार रेपिटेशन से हो रहे हैं, सेम ब्रेन के साथ होता है। अगर हम ब्रेन पे स्ट्रेस नहीं डालेंगे, कुछ काम करने के लिए, लिखने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, तो फिर क्या होगा कि ये डीजनरेट होता चला जाएगा। वो भी मसल है, ब्रेन भी एक मसल है, उसको भी ट्रेन करना ज़रूरी है। तो आई थिंक 20s के बारे में हम बात कर रहे थे, स्ट्रेस के बारे में हम बात हुँ। कर रहे थे, तो तो अ, अब 20s में 20s में क्या हो गया है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बहुत हो गई है। अब वो अवेयरनेस ना कभी-कभी उन्हीं को बैकफायर कर रही है। उनको ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना कूल है, तो हम इसको जो नहीं भी है, उसको भी निकाल के लेके आते हैं और बोलते हैं मुझे ये ट्रॉमा हुआ था और मैं इसलिए परेशान हूँ। सी चाइल्डहुड ट्रॉमास और प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ की बहुत सारी हैं, बट 20s में अगर आप सिर्फ कुछ चीज़ों पे फोकस करोगे ना, तो आपकी लाइफ 20s वापस नहीं आता। आप उस पे फोकस करोगे तो आपकी लाइफ बहुत सेटल रहेगी। अपने करियर पे कि आपको क्या करना है, वो क्लियर होना चाहिए। अपनी पढ़ाई पे जो कर रहे हो, उसको पढ़ते रहो, उसको करते रहो। डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, करते रहो। पहले उसको कंप्लीट तो करो। बहुत कम चीज़ें हैं आपको स्ट्रेस लेने की। स्ट्रेस आएगा, एक्चुअल स्ट्रेस तो 30s में आता है। आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो, एंड व्हाई आई वाज स्माइलिंग वाज आई वाज जस्ट थिंकिंग, अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आए थे अर्लियर दिस ईयर जनवरी के टाइम में। यंग थे, इन इन देयर लेट 20s थे, और वो मुझे कह रहे थे कि कुछ रिलेशनशिप इशू था उनका, तो वो बात कर रहे थे अपने गर्लफ्रेंड के बारे में कि बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, इस वजह से वो ऐसे बिहेव करती हैं, और मुझे यहाँ-यहाँ पर ऐसा फ़ील होता है कि मुझे गैसलाइट करती रहती है। तो आई वाज़ लाइक, रुको एक सेकंड, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, गैसलाइट, ये सारे टर्म्स आपने ही डायग्नोज़ कर लिए हैं। हाउ हाउ डू यू नो दैट देयर इज़ अ ट्रुथ टू इट? आप ये टर्म्स कैसे इतने कैजुअली यूज़ कर रहे हो और बोल रहे हो कि द पार्टनर इज़ डूइंग दैट? तो कहीं न कहीं जो मेंटल हेल्थ की आप बात कर रहे थे कि हमें एक्सेस है, उस वजह से हमने ना कुछ डिफरेंसेस को जो हमें जिनके बारे में इस तरह से लाइटली बात नहीं करनी चाहिए, जिनको हमें ये टर्म्स नहीं, लेबल्स नहीं पकड़ाने चाहिए, वो लेबल्स पकड़ा के आई थिंक वी आर मेकिंग समवेयर अ मेस आउट ऑफ इट। आई एम नॉट सेइंग मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ रियल थिंग, मैं तो उसी बारे में लोगों को कोच करती हूँ, हेल्प करती हूँ, बट मुझे लगता है कहीं न कहीं एक मिसइंटरप्रिटेशन भी है मेंटल हेल्थ का इन आवर 20s। जैसा आपने कहा कि 20s को यूज़ करना चाहिए टू द बेस्ट, कि आप फन करो, मज़े करो और गलतियाँ करो, गलतियों से सीखो। अगर हम 20s की बात कर रहे हैं ना, तो हमें 20s में कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हमारे गोल्स क्लियर होने चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमें हमारी क्लैरिटी तो होनी चाहिए। उसके साथ एडजंक्ट में वो चीज़ें चलती हैं। अगर आप मेन चीज़ फन को ही मेन बना लोगे, तो डेफिनिटली यू यू विल एंड अप नोवेयर। इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। अगर लोग आज की डेट में यंग जनरेशन सिचुएशनशिप की बात करते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं, सिर्फ यही बातें कर रहे हैं या फिर अल्कोहल यूज़, एडिक्शन, पॉर्न। एडिक्शंस, पॉर्न एडिक्शंस, टोबैको यूज़, मैरिजुआना यूज़, अगर इन्हीं की बातें कर रहे हैं, तो वो फिर मेन मेन चीज़ से हट चुके हैं अपनी। आपको मेन चीज़ पे आना पड़ेगा। आपने 12th करी है, आपका उसके बाद का गोल क्या है? आपको ये क्लियर होना चाहिए। आपको आर्टिस्ट बनना है, आप उसके लिए पढ़ो। आपको डॉक्टर बनना है, आप उसके लिए पढ़ो, ज़रूरी है पढ़ना। आपको कुछ भी बनना है, पहले मैं हमेशा ये बोलता हूँ, पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं मैंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ टाइम पढ़ाई करी है। तो पढ़ाई पहले पूरी करो, उसके बाद कुछ भी करो। कुछ भी मतलब कि जो भी तुम्हें बनना है, पैशन फॉलो करना है, करो। बट ग्रेजुएट हो, पढ़ लो, वो ज़रूरी है आज के लिए। तो 20s वो टाइम है ये डिसीजंस का। जिसने ले लिए सही डिसीजंस, वो सही जगह पे पहुँच जाएगा। जिसने नहीं लिए, वो कहीं न कहीं एंड अप करेगा गलत जगह पे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ वुमेन्स हेल्थ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अ, एक क्लियर कट स्ट्रक्चर दे दीजिए। वुमेन्स हेल्थ के लिए 20s में क्या करना चाहिए, 30s में क्या करना चाहिए, 40s में क्या करना चाहिए? ठीक है। 20s में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस अपनी बॉडी के साथ नहीं करने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। जो खाना अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर 20s में अगर बाहर रह रहे हैं घर से, जो स्टूडेंट्स हैं मेस में खाना खाते हैं, बाहर रहते हैं, उनको उनको चाहिए एक बैलेंस्ड खाना। कि आपको पता होना चाहिए कि आपको दाल, रोटी, सब्जी अगर ये चीज़ मिल रही है, तो आप बाहर से क्या ले सकते हो एज़ ए प्रोटीन सोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्स खाते हो, तो आप एग्स यूज़ कर सकते हो। आप आराम से उसको बॉयल कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हो। मतलब
कुछ आपके खाने का आपको पता होना चाहिए, आपको बॉडी का पता होना चाहिए आपको। आप ब्लाइंडली नहीं चल सकते। तो 20s में आपको वो पता होना चाहिए कि आपके बॉडी को खाने के लिए क्या, आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो उसकी रिकवरी कैसे होगी, वो आपको पता होना चाहिए। हाइड्रेशन का पता होना चाहिए। मतलब इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, बॉडी आपकी है। वर्कआउट अगर कर सकते हो, जिम जा सकते हो तो बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर नहीं जा सकते, 10 पुशअप्स सुबह उठ के अपने हॉस्टल रूम में या फिर घर पे स्क्वाट्स ये लगा लो, मोर देन इनफ है। कोई एक्टिविटी ना होने से अच्छा है ये। और मैं सबसे अच्छी चीज़ बोलता हूँ कि आपके घर में अगर जिम का एक्सेस नहीं है ना, वो जो हैंगिंग बार होती है ना, वो आपके घर में लगी होनी चाहिए। जहाँ पे आप रहते हो वो लगी होनी चाहिए। आजकल तो बहुत अफोर्डेबल होते हैं, बहुत अफोर्डेबल सस्ते है मिल वो, जाते हैं। 1000-2000 रुपए की आ जाते हैं। आप हैंगिंग बार लगाओ, उस पे पुलअप्स करो, आपकी बॉडी, अपर बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप फील करोगे उस स्ट्रेंथ को, और लोअर बॉडी आपकी स्क्वाट्स करने से इंप्रूव हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है। अगर आपने ये फाउंडेशन बना ली है, तो आप 30s में बहुत आराम से एंटर करोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब 30s में आ रहे हैं। 30s में अगर आपने अभी तक नहीं किया है वर्कआउट, आपके पास अब इस टाइम पे अपने डिसीजंस लेने की चॉइसेस हैं कि आप कर सकते हो। जिम जाओ, एक्सरसाइजेस करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। सिर्फ ज़ुम्बा या फिर कार्डियो के पीछे मत भागो, सारी एक्सरसाइजेस करो। ये मत सोचो कि ये मशीन्स आदमियों के लिए बनी है, नहीं, सबके लिए है, सेम है। आदमियों की बॉडी, औरतों की बॉडी, वर्कआउट में सब सेम है, न्यूट्रिशन में सेम है, प्रोटीन सप्लीमेंट में सेम है। आपको सेम चीज़ें करनी है अगर आप 30s में हो। 40s में आते-आते अब एक सबसे बड़ा चेंज, अब 30s में एक बात और कर लेते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से करनी पड़ेगी। नहीं, हमेशा करनी चाहिए। आप न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दो। आप एज़ ए टास्क ले लो कि आपको अपने खाने में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, आपके ब्लड पैरामीटर सब चेक होने चाहिए। किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है वुमन में स्पेशली। विटामिन डी आपका चेक रहना चाहिए, विटामिन बी 12 आपका चेक रहना चाहिए। अगर ये सब ठीक है, डॉक्टर्स की एडवाइस लो, कौन सा सप्लीमेंट ऐड करना है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पूछो और इनको ठीक रखो। आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ होगी, एक चीज़। और अगर आप प्रेगनेंसी से पहले आपने वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस जो वुमन में ज़्यादा होते हैं, वो चांसेस कम हो जाते हैं। ये प्रूवन है, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़, हर एक वुमन को अपनी शेप में वापस आना होता है। पोस्टपार्टम वो शीशे में देखते हो तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ में? तो वो अगर आपको नहीं चाहिए ना, आपको वापस, मसल्स की मेमोरी होती है, वो बहुत जल्दी वापस अपनी शेप पकड़ लेती है 100% वापस से। एग्री। अगर आपने पहले अपने आप बॉडी को ट्रेन कर लिया है, पोस्टपार्टम थोड़े से एक्सरसाइज करने से भी आप वापस जा सकते हो। मेरे पास लिविंग एग्जांपल है, मेरी वाइफ पहले एक्सरसाइजेस करी, उसके बाद में वापस आने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, ऐसी बहुत सारी वुमन है जो आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे कि वो वापस आई वॉज अपनी वन ऑफ शेप में आ जाती है। दोज वुमेन। मैंने ऑफ लेट थोड़ा पुट ऑन कर लिया, वो एक अलग बात है। ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स मैंने अभी रिसेंटली सर्जरी भी हुई मेरी, उसकी वजह से भी थोड़ा सा और वेट पुट ऑन हो गया। लेकिन हाँ, आई अग्री विद यू कि अगर आपने शुरू से वर्कआउट किया होता है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया होता है फॉर योर 30s, इन योर 20s से आप चल रहे होते हो, Yes. तो एक मुझे भी ऐसा लगता था प्रेगनेंसी पता नहीं कौन सा एक बड़ा सा फेज होगा, उसके बाद मेरी बॉडी में क्या हो जाएगा। और जनरली हमने जो कहानियां सुनी होती है अपने घर परिवारों में, वो ऐसी होती है कि मैंने 20 kg पुट ऑन कर लिया था, मेरे आज तक मेरा वो वेट नहीं गया, बच्चा 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, एंड वी हैव सीन वुमेन नॉट बीइंग वेरी हेल्दी अराउंड अस। हमने रोल मॉडल्स ऐसे ही देखे हैं। तो प्रेगनेंसी हम में से कई लोगों को डराती भी है कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। बट थैंक गॉड आज की डेट में हमारे पास ऐसे लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लड़कियां पहले से अपनी बॉडी का ध्यान रख रही हैं, और हम देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी के बाद विद इन अ मंथ 2 मंथ वो अपनी पहले जैसी शेप में वापस आ जाती हैं, फिजिकली भी, मेंटली, इमोशनली भी। राइट। फर्टिलिटी इंप्रूव होती है अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ना, फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। क्योंकि आजकल आप देखोगे कितने आईवीएफ क्लिनिक्स खुल गए हैं। बहुत बड़े फैक्टर्स हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्योंकि सी, अगर आप वर्कआउट करते हो ना, तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स रेगुलेशन है, आपको जिम, मैंने आज तक कोई जिम से बाहर आता हुआ दुखी नहीं देखा, सब खुश आते हैं। कारण ये है, आप जब वेट्स लिफ्ट करते हो ना, आपको अच्छा ही फील होता है, आपको खराब फील नहीं होगा। वो आपकी बॉडी, वो आप नहीं हो, वो आपकी बॉडी में ही ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको अच्छा ही फील होगा। तो वेट ट्रेनिंग ये आपकी फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करता है। जब हम 40s में आते हैं तो मेनोपॉज का टाइम आने वाला होता है। आजकल अर्ली मेनोपॉज भी आने शुरू हो गए हैं। तो मेनोपॉज का जब टाइम आने वाला होता है ना, आप 30s में ही आप स्टार्ट कर दो। अगर आप 40s ऑलरेडी पहुंच चुके हो, आप ये भी लेट नहीं हुआ है, आप अभी भी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, आपका एटलीस्ट जो टाइम है, जो मेनोपॉज का टाइम है, वो मेनोपॉज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बैक इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, नीज पे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? ईस्ट्रोजन
जो हमारी बोन्स है उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्या करता है, हमारी बोन फॉर्मेशन में और बोन में क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही हैं। एक ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं जो बोन को फॉर्म करती हैं, एक ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं जो बोन को हटाती हैं। तो एस्ट्रोजन कम होने से ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से बोन पोरस होनी शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है, ब्रिटल होने शुरू हो ब्रिटल जाते हैं। बोन्स होनी शुरू हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्पाइन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। वेट ट्रेनिंग करने से अगर 40s में भी आप कर रहे हो, दो चीज़ें होंगी, ईस्ट्रोजन डाइट और वेट ट्रेनिंग दोनों से बैलेंस हो जाएगा। और जब आप मैकेनिकली स्ट्रेंथनिंग करते हो ना, तो आपकी मसल्स बोन्स पे प्रेशर लगाती है, तो मैकेनिकल स्टिमुलस ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो सिर्फ एक एस्ट्रोजन वाला फैक्टर नहीं है। आप जब अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो, आप स्क्वाट्स कर रहे हो, वेटेड स्क्वाट्स कर रहे हो, आप वेट्स उठा रहे हो, तो मैकेनिकल जो प्रेशर है वो आपकी बोन्स को और हार्ड कर रहा है, बना रहा है, बेटर कर रहा है। ये 20s में भी हो रहा है, 30s में भी हो रहा है, 40s में हो रहा है, 50s में भी हो रहा है। तो आपको 40s में इन प्रॉब्लम से बचना है ना, 50s में जाके बेड पे नहीं लेटना, फैट डिपॉजिट से बचना है कि आपकी बॉडी में और फैट डिपॉजिट ना हो। ट्रेन योर मसल्स। और ट्रेनिंग इन योर 30s 40s 50s में कितना डिफरेंस और क्या डिफरेंस आ जाता है? सारा जो खेल है वो साइकोलॉजी का है। आपको ऐसा लगता है हमारी बॉडी वीक होती चली जा रही है, ऐसा लगता है कि मैं ये वेट्स नहीं उठा पाऊंगी, कि मैं अब मेरे ये अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना शुरू तो करो, आप धीरे धीरे 1-2 kg के डंबल से ही स्टार्ट करो। आप कब स्क्वाट्स कर रहे होगे 50 kg आप अपने शोल्डर पे लगा के, आपको पता नहीं चलेगा। आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। कोई कोई डिफरेंस नहीं है। आप डेडलिफ्ट्स भी कर सकते हो, 100 kg के डेडलिफ्ट्स कर रही हैं लेडी, मैंने देखी इंस्टाग्राम पे, आप देखो कितनी वीडियोस हैं। ये मोटिवेशन है हमारे लिए। डॉक्टर पुलकित, वुमेन हेल्थ का सबसे इग्नोर्ड एरिया क्या है? वुमेन हेल्थ में इग्नोर्ड एरियाज काफ़ी सारे हैं। अगर अब एक अम्ब्रेला की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे वर्टिकल्स हैं। एक वर्टिकल है कि वुमेन हमेशा अपने आप को वीक मानती है, कि मैं एक वीकर सेक्स हूँ। तो आपको लगता है माइंडसेट है ये? माइंडसेट कि आप वीक नहीं हो। आप देखो तो अपनी लाइफ में आप कितना कुछ कर रहे हो, आप एक ह्यूमन को प्रोड्यूस कर रहे हो यार, तो आप वीक कैसे हो सकता? वीक तो हो ही नहीं, फिजिकली भी वीक नहीं हो। कैरी करना इट्स नॉट इजी थिंग। ठीक है, मैं एज ए मैन शायद 10% समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन मैं फिर भी लाउडली बोल रहा हूँ, और हर एक आदमी को ये समझना चाहिए। वीकर सेक्स इसलिए है क्योंकि पेट्रियार्की है, आदमियों की लेट सोसाइटी है, तो उनको इसलिए लगता है कि हम वीक हैं। अगर वो अपना डिसीजन खुद ले लेंगी तो एक आदमी को वो लेना मुश्किल हो जाएगा कि इसने अपना डिसीजन क्यों ले लिया, इसलिए वो वीक हैं। अगर वो घर से बाहर निकलना चाहती हैं और वो जॉब करना स्टार्ट कर देंगी, जॉब में भी उनको वो पेट्रियार्की मिलेगी, वो वहाँ पे वो भी मिलेगा कि आदमी ही डिसीजन ले रहे हैं। आप किसी अपने से नीचे जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, अगर आपके अगर बिजनेस है या जॉब है, एक वुमन ऑर्डर देती है तो उसको उसको वो ऑर्डर लेने में बहुत बुरा लगता है कि इसने मुझे ऑर्डर कैसे दिया। अभी एक बॉस आएगा, आदमी आएगा, वो उसको डांट देगा, दो गाली भी देगा, चुपचाप वो काम कर लेगा। तो ये सब जगह पर है। आपको इस माइंडसेट तो से थोड़ा सा सेटल डाउन होने की जरूरत है। खुद ही निकलना पड़ेगा। आप वीकर सेक्स नहीं हो। दूसरा, अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। आप सिर्फ घर में आप सबका ध्यान कैसे रखोगे? जब आप अपना ध्यान रखोगे, आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो बाकी लोगों के लिए आप कुछ ईयर्स तो निकाल दोगे, उसके बाद के जो ईयर्स होंगे आपको किसी के सहारे से चलना पड़ेगा। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि किसी भी औरत को, किसी भी आदमी को भी किसी का सहारा लेके ना चलना पड़े, वो खुद ही चले, चाहे वो 60s में हो, 70s में हो, 80s में हो, खुद चले। तो ये माइंडसेट आपको हटाने की जरूरत है कि आपको बाकी लोगों के लिए पहले करना है, अपने लिए, आपको उनके लिए भी करना है, आपको अपने लिए भी करना है, सबके लिए बराबर। क्योंकि हमारी मदर्स की वही थिंकिंग है ना कि घर में, अगर घर में हाउसवाइफ है तो मुझे सबके लिए करना है, मेरी ये उनको वैलिडेशन वही मिलता है। तो बेसिकली खुद को इग्नोर नहीं करना है। जो आप अपनी हेल्थ को, अपनी नीड्स को इग्नोर करते हो या एटलीस्ट बैक बर्नर पे रखते हो कि बाद में देख लेंगे, वो माइंडसेट से निकलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दैट्स व्हाट यू आर आप सेइंग। प्रायोरिटी पे रखोगे अपने को भी, अपनी हेल्थ को भी, तो फिर आपके आसपास के लोग भी बहुत खुश होंगे। एक चीज बहुत क्लियर है, जो वुमेन है वो अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। जो मेन है, अनकॉन्शियसली वो अपनी हेल्थ के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि वो ना भी मैं, सोचे, उनकी विमेन जो है लाइफ में, वो उनके पीछे लगी रहती हैं, सुबह से ये खाओ, ये मत खाओ, ये हाँ, करो। दे आर गेटिंग असिस्टेंस फॉर दैट, हेल्प फॉर दैट ये आल्सो। ये इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है कि आदमियों को, क्योंकि प्रोटेक्टर बन के रहते हैं ना। अब एक एग्जाम्पल है ना इसका कि अगर घर का गेट बंद नहीं हुआ है, एक आदमी घर के अंदर है, तो वो डिफेंस मोड में ही रहेगा, उसको कहीं ना कहीं याद आता रहेगा कि अरे यार कुछ मिसिंग है, अच्छा घर का गेट बंद नहीं हुआ, वो है, बच्चा सो रहा है,
और वो चिल्लाता रहेगा, शायद वो ना उठे, मदर उठ जाएगी एकदम से। तो ये इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है हमारा आदमियों का और औरतों का, कि आदमियों को थोड़ा सा रहता है कि मुझे स्ट्रांग बन के रहना है, मैं वीक ना पड़ जाऊं, फिजिकली भी, फिजिकली ही ज़्यादा है, मेंटली तो अभी इतना नहीं है। डॉक्टर पुलकित, हमने बोन हेल्थ के बारे में भी कुछ बात करी, women की बोन हेल्थ कैसे चेंज होती है ओवर ओवर द प्रोग्रेसिंग डेकेड्स इन देयर लाइफ। लेट्स टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑल्सो बिट, क्योंकि हमने पॉडकास्ट शुरू ही एक तरह से वेट लॉस के क्वेश्चन के साथ किया था, बिकॉज मुझे लगता है वुमेन्स हेल्थ में सबसे पहला क्वेश्चन जो कोई पूछता है, अगर एक वुमन को हेल्दी होना, तो सबसे पहले दे आर टारगेटिंग टू लूज सम वेट। तो मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं। हमने पहले भी बात की कि कम खाना में बिलीव करना और कम खाने से मेरी बॉडी मेंटेन हो जाएगी, मेरा हेल्थ मेंटेन हो जाएगा, ये सोचना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है विमेन के साथ। Let's expand this conversation and now include metabolism also into this dialogue. कम खाने से आपके मेटाबॉलिज्म पर क्या फ़र्क पड़ता है एज अ वुमन व्हेन यू आर इन योर 20s 30s एंड 40s? सी, अगर आप कम खा रहे हो ना, बॉडी आपकी सर्वाइवल मोड में जाना शुरू कर देगी, कि जैसे जैसे आपने कम खाना शुरू किया, आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि शायद फ्यूचर में ना, अभी अगले आने वाले दिनों में खाना नहीं मिलने वाला है। तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होना शुरू हो जाएगा, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कम होना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट ओवरऑल का, बॉडी कंजर्व करने की कोशिश करेगी आपकी कैलोरीज को, कि जितनी कंजर्व्ड रहे। फैट में कन्वर्जन ज़्यादा होगा, क्योंकि फैट स्टोर है ना, स्टोर करना है। वो एनर्जी स्टोर है, वो इसीलिए हमारी बॉडी स्टोर कर रही है कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएगा ये। मसल ब्रेक डाउन करके भी फैट में स्टोर करना शुरू कर देती है। इतना हमारी बॉडी के अंदर होता है जो हम समझ नहीं पाते। हमारे जो मेन हार्मोन्स है वो भी ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ कम खाने की वजह से। आप 20s में हो, वो एज ऐसी है कि आपको शायद इफेक्ट्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट आते हैं 30s 40s में। तो आपको कम नहीं खाना है, आपको बैलेंस खाना है। ये मैं अभी पहले भी बोल चुका हूँ, आपको बैलेंस करके खाना है, कम नहीं खाना है। अगर आपको खुद समझ नहीं आता, हेल्प लो, आप एक किसी कोच की हेल्प लो। आप कह रहे हो कि कम खाने से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो डीके होता जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाओगे, फिजिकली भी और मेंटली भी आप उस तरह से फंक्शन ही नहीं कर पाओगे। बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। अब लोगों को ऐसा लगता है कम खाने से हमारी हेल्थ ज़्यादा बेटर रहती है। कम, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1500 कैलोरीज की ज़रूरत है आपकी बॉडी को एक दिन में, आप खा रहे हो 1000 कैलोरीज, वो 500 कैलोरीज बॉडी पूरी करेगी कहाँ से करेगी? वो मसल्स को ब्रेक डाउन करेगा, वो बोन को ब्रेक डाउन करेगा, वो कभी वो कंप्लीट कर लेगा। कैसा पता चलेगा कि मेरे लिए 1500 कैलोरीज ही सही है, 2000 ही सही है, 2500 सही है? हाँ, देखो आप, बहुत ईजी है। मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि एक वुमन को एक दिन में कितनी कैलोरीज खानी चाहिए? देखिए, रफली अगर एक हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल है ना, ज़्यादातर 1600 1700 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिविटी अगर हम लेवल को ना लें इसमें, तो इतने लेवल इसमें नॉर्मल एक वुमन की बॉडी को इतने की ज़रूरत होती है। अगर इसमें एक्टिविटी लेवल हमने बढ़ा दिया, उसके बाद में आपको वेट कम करना है, वेट गेन करना है, आप उसके हिसाब से कैलोरीज ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो इसमें से। ओके। कैलकुलेट कैसे? अगर कैलकुलेट करना है, बहुत सारे एआई कैलकुलेटर्स है, बहुत इजी है। अपना हाइट डालो, अपने वेट डालो, अपना एक्टिविटी लेवल डालो, उसके अंदर वो कैलकुलेट करके दे देगा कि आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इतना है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना है, आपको इतनी कैलोरीज की ज़रूरत है खाने की। कैलोरीज हमेशा फ्रे हमेशा हेल्थी कैलोरीज होनी चाहिए। कैलोरीज एक बिस्किट में भी होती हैं, कैलोरीज एक एप्पल में भी होती हैं, हम दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है हमें। जैसा मैंने बोला था, 80% फ्रेश हेल्थी फूड और 20% अपने मन का खाना। अगर आप ये बैलेंस रखोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। डॉक्टर पुलकित, आजकल फास्टिंग का कल्चर है, मैं देख रही हूँ विमेन जो है वो फास्टिंग के कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट करी है दैन मैन, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, रेगुलर फास्टिंग है। सो इज फास्टिंग हेल्दी फॉर विमेन? देखिए, फास्टिंग सही तरीके से है तो हेल्थी है। अगर आप फास्टिंग को गलत तरीके से कर रहे हो, वो अनहेल्थी है। फास्टिंग करने का सही तरीका क्या है देखो, एक वुमन के लिए? फास्टिंग करने का सही तरीका ये है कि अगर आप जिन दिनों में फास्ट नहीं कर रहे हो, फास्टिंग क्या है? फास्टिंग, आप वाटर फास्ट कर रहे हो, आप एक मील खा रहे हो, वो भी फास्ट है दिन के अंदर। आप एक दिन पूरा दिन खाना ना खा के भी रह रहे हो, वो भी फास्ट है। 24 आवर्स का जो फास्ट करो वो भी फास्ट है। लोग 2-2 3 दिन का वाटर फास्ट करते हो। तो फास्टिंग के अलग अलग तरीके हैं। जो हमारे कल्चर में है फास्टिंग, कि हमें दिन भर में नहीं खाना है, शाम को हम एक मील खाएंगे, वो फास्टिंग का मेन कल्चर है हमारा। अगर हम उसकी बात करें आपको, और फिर हर वीक भी लोग करते हैं, स्पेशली वुमेन।
हर वीकली वीकली रखते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक मंथ्स के टाइम में करते हैं फास्टिंग, हेल्थी होती है फास्टिंग। फास्टिंग करनी चाहिए। अगर हम इस वाली फास्टिंग की बात कर रहे हैं जो कभी कभी हो रही है, तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो बाकी डेज हैं उसमें आप अपना हेल्थ को मेंटेन करके रखो। जो बाकी डेज हैं आप उसमें हेल्थ को मेंटेन करके रखो, आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। फास्टिंग इज गुड। नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग, लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को गलत तरीके से ही कर रहे हैं ज्यादातर। इंटरमिटेंट फास्टिंग कहाँ से आया है? हमारी बॉडी सर्कैडियन रिदम पे चलती है, सन और मून के हिसाब से चलती है। थोड़ा सर्कैडियन रिदम को भी आप हाँ एक्सप्लेन कीजिए ताकि जो व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको क्लियर हो जाए। हाँ, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर्कैडियन रिदम सन और मून के हिसाब से हमारी बॉडी फंक्शन करती है, हमारे हॉर्मोन्स फंक्शन करते हैं। जब हम सनराइज होता है, हम भी, हमारे वेकअप हॉर्मोन्स आते हैं, कॉर्टिसोल आता है बॉडी के अंदर मॉर्निंग में। फिर हम उठते हैं, फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं। जैसे जैसे शाम होती है, जैसे जैसे सनसेट होता है, सनसेट के टाइम पे आइडियली हमें उस टाइम पे खाना खा लेना चाहिए और फिर अगले दिन सनराइज के टाइम पे खाना चाहिए, टाइम से सो जाना चाहिए। यही सर्कैडियन रिदम है। बट जो आजकल का लाइफस्टाइल है, अब इस जो ये जो सर्कैडियन रिदम में हमारा साइकिल बना है, इसमें 12 आवर्स की फास्टिंग हो जाती है। जो एक्चुअल वे है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, लोगों ने इसको 16 आवर्स, 17 आवर्स, 18 आवर्स कर दिया है। उसमें भी क्या करते हैं, रात को 10 बजे खाएंगे, अगले दिन 2 बजे खाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है। ये आप अपनी बॉडी के साथ जस्ट यू आर जस्ट प्लेइंग गेम्स। ये कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका नहीं है। अगर आप खुद से कर रहे हो, 12 घंटे से ऊपर बिल्कुल मत करो। अगर आप उससे ऊपर करना है, टेक गाइडेंस। आप किसी प्रोफेशनल के साथ में गाइडेंस लो, तब इस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। ईटिंग विंडो में आपको क्या खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 घंटे की इज ओके। उसके अलावा आप आवर्स बढ़ा रहे हो तो टेक स्पेशल गाइड। इसके बाद में अगर आप वाटर वाटर फास्ट कर रहे हो, लोग आजकल बहुत फैशन में है कि मैं वाटर फास्ट करूंगा, मैं वंस वन मील अ डे ओमैड उस पे रहूंगा। जो ये टर्म्स आई हैं, जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उनका डाइट प्लान क्यूरेट करने के लिए, वो एक मील में उनको सब कुछ देने के लिए। वो कितने लंबे टाइम तक फॉलो कर रहे हैं, कब फॉलो करते हैं, कुछ नहीं पता, सिर्फ एक फैशन बना दिया है। तो अपनी बॉडी के साथ में आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं, स्पेशली जब आप एक वुमन हो। राइट। डॉक्टर पुलकित, तो आप कह रहे हो कि फास्टिंग करनी चाहिए, लेकिन कंप्लीट दैट सेंटेंस। फास्टिंग करनी चाहिए लेकिन एक सही तरीके से करनी चाहिए। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, सही तरीके से करो। खाना आप अगर खा रहे हो ना, वो भी एक तरह का फास्टिंग ही होती है। आपको खाना भर के नहीं खाना, आपके पेट में जगह रहनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि अभी मैं और खा सकता हूँ, और दैट खा एटी सकती हूँ। 20। हाँ, दैट रूल्स इन मतलब फूड के अंदर भी, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी और जगह है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हैबिट है कि आप 2 रोटी खाते हो डिनर में, और कुछ रोटी है, सब्जी है, राइस है, और उसके बाद में आपका पेट फुल हो जाता है, ऐसा कि उठा नहीं जा रहा है। गलत है वो, गलत तरीका है। उस तरह से आप खाना खाओगे, आपके अननेसेसरी आपकी बॉडी में सेल्स बनेंगी। अच्छी सेल्स भी बनेंगी, खराब सेल्स भी बन सकती हैं जो आपको और बीमारियां क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि फूड को ब्रेक करने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी की लगेगी, और उस एनर्जी में मल्टीप्लिकेशन होती है सेल्स की। अगर वो उस टाइम पे अगर आपकी बॉडी में गलत सेल्स बन गए, कोई भी सेल्स हो सकती है, तो फिर वो आपको कोई भी बीमारी कर सकती है। फूड इसीलिए हम बोलते हैं हमारा खाना ही हमारे लिए मेडिसिन है। हमें उस तरीके से उसको देखने की ज़रूरत है। हमेशा ऐसे खाओ, वो भी फास्ट ही है, हमेशा ऐसे खाओ कि थोड़ा-सा आपका जगह रहे पेट के अंदर। डॉक्टर पुलकित, विमेन को कौन से ऐसे अर्ली साइंस हैं उनके हेल्थ के बारे में जो इग्नोर नहीं करने चाहिए या पता ही नहीं चलते हैं? अर्ली साइंस, आपका वेट गेन होना शुरू हो गया है, बेली के अराउंड फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया है, सबसे अर्ली साइन आता है। या फिर थाइस के, क्योंकि वुमन में अलग अलग फैट डिपॉजिट की साइट्स होती हैं। कुछ लोगों के बेली नहीं आता, लेकिन थाइज और हिप्स के अराउंड फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, अर्लीस्ट साइन है। उसके बाद में कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी शुरू हो गई है, आपके नेक के चारों तरफ आपके लाइंस आनी शुरू हो गई हैं, ब्लैक लाइंस बननी शुरू हो गई हैं, आपकी हेयर थिनिंग होनी स्टार्ट हो गई है, आपको अननेसेसरी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, या फिर रेगुलर भी हैं तो बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं, नॉर्मल नहीं है। पेनफुल पीरियड्स को एक वो बनाया हुआ कि नॉर्मल ही होता है वुमन के, नहीं, नॉर्मल नहीं है। अगर आप क्रेविंग्स आपकी इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, आपको रियल फूड अच्छा नहीं लगता, आपको प्रोसेस्ड फूड अच्छा लगता है, ये अर्ली साइंस है। किस चीज़ के? ये अर्ली साइंस है, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। ये अर्ली साइंस है कि आपकी बॉडी में की फंक्शनिंग, आपकी बॉडी में हार्मोनल हेल्थ आपकी बॉडी की ठीक नहीं है। ये अर्ली साइंस है उसके।
आज हमने हार्मोनल हेल्थ की बात की, जहाँ पे हमने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है एक वुमन की बॉडी में बात की। हमने फिजिकल हेल्थ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बात की, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की भी कॉन्वर्जेशन को काफ़ी इवॉल्व किया। बोन हेल्थ में हम आपने हमें प्रोसेस समझाया हमारी बॉडी में क्या हो रहे होते हैं। हम लोगों ने फास्टिंग और अपने खाने को लेकर बैलेंस डाइट वर्सेस कम खाना जो एक मिथ है, इसके बारे में बात की। तो वुमेन हेल्थ के कुछ पिलर्स, फाउंडेशंस तो हम इस एपिसोड के थ्रू कवर कर चुके हैं। क्या मिस हो गया है? What more should we talk about women's health? सबसे ज़्यादा है वुमेन हेल्थ के बारे में जो बातें नहीं होती, ये तो जनरलाइज्ड है। आजकल हेल्थ की बातें काफ़ी हो रही हैं, लोगों को पता भी है, लेकिन एक चीज़ के बारे में हम बात ही नहीं करते, इग्नोर करते हैं, वो है इंडिविजुअलिटी, वुमन की इंडिविजुअलिटी। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्या हो? घर के अंदर आपका रोल क्या है? बाहर आपका रोल क्या है? आपका आपकी पोजीशन क्या है फैमिली के अंदर? वो भी आपको पता होना चाहिए। वो ये चीज़ क्योंकि हम नोटिस ही नहीं करते, कोई नोटिस कराता नहीं है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर एक अननोन स्ट्रेस क्रिएट करके रखता है। पता ही नहीं है हमें कि स्ट्रेस किस बात का है। स्ट्रेस इस बात का है कि आपके बोले हुए वर्ड्स की कीमत क्या है? जो आप बोल रहे हो वो मान रहा है कोई, या सिर्फ कमांड फॉलो कर रहे हो? ये जो स्ट्रेस है ना, ये आप कितना भी हेल्थी लाइफ़स्टाइल फॉलो कर लो, आपका वेट लॉस ही नहीं होगा। क्योंकि आपको जो स्ट्रेस बॉडी में है, जो अंदर जा चुका है, वो आपको बाहर नहीं निकलने देगा उस शेप से, जो उसने होल्ड कर ली है। तो वो ज़रूरी है, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को देखना ज़रूरी है कि एज़ ए इंडिविजुअल आप क्या हो? That is such an important point. क्योंकि हम जब भी वुमेन्स हेल्थ की बात करते हैं, हम ये फिजिकल हेल्थ और हार्मोनल हेल्थ और बॉडीली क्या हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं और वहाँ से कॉन्वर्जेशन इवॉल्व करते हैं। लेकिन आप इमोशनली एंड मेंटली क्या हो और खुद को कैसे देखते हो? एक होता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, और इसके बारे में भी वुमेन बहुत सोचती हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो कैसे देखेंगे, मैं शीशे में कैसी लग रही हूँ, एंड ऑल ऑफ दैट। वो लोग मेरे अगर रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा तो क्या कहेंगे? बेसिकली जजमेंट। लोग आपको कैसे देखते हैं, आपका क्या परसेप्शन है, बट आप खुद को कैसे देखते हो? क्या आप खुद को वैसे ही देखते हो जैसा लोग आपको देखते हैं? या खुद को आप वैसे देखते हो जैसा आपको किसी ने बता दिया कि आप सही नहीं हो, या आपका जो पिछला ब्रेकअप था, या जो चीज़ आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं करी, उसके हिसाब से अपने आप को देखते हो? आप देखते कैसे हो? आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है? ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम इसको समझने पे, इस पे ध्यान देने की कोशिश करें, तो शायद हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल सब कुछ शायद एक ऑर्डर में सेट होना धीरे-धीरे शुरू हो सकता है। बट फर्स्ट वी शुड बी क्लियर अबाउट हू वी आर, सच एन इम्पोर्टेंट मार्कर ऑफ वेयर यू स्टैंड इन योर लाइफ टुडे एज़ अ वुमन, है ना? हम सोचते हैं फिजिकल हेल्थ अलग है, इमोशनल अलग है, मेंटल अलग है, बट आज ये होती हैं अलग-अलग चीज़ों से इम्पैक्ट भी होती हैं। लेकिन ब्रॉड लेवल पे जाके सब कुछ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज़ इट्स यू एज़ अ होल पर्सन। एज़ अ पर्सन। एज़ अ वुमन जो अ, अपने बारे में क्या सोचती है, डाइटिंग के बारे में क्या सोचती है, वेट गेन के बारे में क्या सोचती है, अपने हस्बैंड के बारे में क्या सोचती है, अपनी फैमिली में किस तरह से फिट इन होती है, ये सब इवेंचुअली इंटरकनेक्ट हो जाता है। जो वुमन इस चीज़ के साथ में सेटल्ड है ना कि शीशे के सामने जब वो खड़ी है और उसको पता है कि कौन है ये, तो वो किसी के भी सोचने से ना अफ़ेक्ट नहीं होती है कभी भी, ये रियलिटी है। आदमी एक बार को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वुमन का माइंड अलग तरीके से चलता है कि किसी ने क्या बोला वो बहुत मैटर करता है। अगर आप शीशे के सामने खड़े हो और उसमें अपने आप को देख के आपको पता है कि आप कौन हो, आप एक वाइफ, आप एक मदर हो, आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी हो, आप एक बॉस हो, आपको क्लियर है ना ये, आपको कोई भी थॉट किसी की भी बोली हुई बात कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकती। यू आर सेटल्ड डाउन कि आप क्या हो और आप कहाँ पहुँचने वाले हो आगे वाले टाइम में। जो लोग इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, हमारा हर एक पॉडकास्ट इसी डायरेक्शन में बनाते हैं हम लोग, कि आपको पता चले कि आप कौन हो, एटलीस्ट आप आज क्या हो, कहाँ खड़े हो, क्यों खड़े हो। जब इसकी अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है ना, आपकी लाइफ आपके लिए सॉल्व होना शुरू हो जाती है। यस। देर आर टाइम्स, हम सभी की लाइफ में अलग अलग टाइम पे आता है वैसा सिचुएशंस, जहाँ हम होपलेस हो जाते हैं, जहाँ हमें समझ नहीं आता कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो आई थिंक अगला स्टेप ना भी समझ में आए, बट एटलीस्ट ये समझ आ जाए कि इस मोमेंट में क्या हूँ। अगर मैं होपलेस हूँ, तो हाँ, मैं इस मोमेंट में होपलेस हूँ। तो फिर होप बिल्ड करने का रास्ता क्या होगा, वो आप सही सवाल पूछने लगते हो। तो आई थिंक वो एक क्लैरिटी, अगर इस कॉन्वर्सेशन से कोई बाकी सब जो आपने बातें करी, उसके साथ साथ अगर उसको ना भी ले, बिकॉज वो तो हम बहुत बार सुनते हैं, एटलीस्ट ये इंडिविजुअलिटी वाली जो कॉन्वर्सेशन, आई थिंक दिस इज अ हाई पॉइंट फॉर मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, बिकॉज एज अ वुमन हमें कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, टू नो कि वी एग्जिस्ट एंड देर इज एन इम्पॉर्टेंस टू दैट एग्जिस्टेंस।
वो सिर्फ एग्जिस्ट होने के लिए नहीं है, वो किसी के लिए कुछ कर पाने और कुछ हो जाने के लिए, किसी की बीवी हो जाने के लिए, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की माँ हो जाने के लिए ही नहीं वो एग्जिस्टेंस है. देयर इज मोर टू दैट एग्जिस्टेंस, and that existence you define for yourself. I really hope women take this message. और जो भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, लड़के सुन रहे हैं, लड़कियां सुन रही हैं, अपनी मदर्स के साथ, अपनी लाइफ में जो वुमेन है उनके साथ भी ज़रूर अगर इसे शेयर करें, ताकि ताकि उनको ये बार बार रिमाइंडर आए. हमें जितने भी रिमाइंडर्स दिए जाएं अपनी फिजिकल हेल्थ के, मेंटल हेल्थ के, आई थिंक वो कम ही है. क्योंकि इवेंचुअली ना हम जब एक सोफे के अक्रॉस ऐसे बैठ के बात करते हैं तो हम बहुत लाइफ को आइडियलिस्टिक सिनेरियो में सोचने की कोशिश करते हैं, बट द मोमेंट वी कट ऑफ फ्रॉम दिस कैमरा एंड गो इनटू आवर रियल लाइव्स, वी डू बिकम दोज मदर्स जो वायर्ड हैं एक तरीके से बिहेव करने के लिए. हम वो वाइफ बन जाते हैं जो एक तरीके से अपने आप को पीछे रखने के लिए वायर्ड है. हम वो माँ बन जाते हैं जिनको हाँ ठीक है पहले ये सब हो जाए उसके बाद मेरा नंबर आएगा, और तब तक बॉडी की सारी एनर्जी फिजिकल मेंटल इमोशनल खत्म हो जाती है. तो आई रियली होप दैट दिस रीचेस टू द वुमेन एंड इट टचेस देम वेयर इट नीड्स टू टच देम. आई थिंक हमने एक बहुत होलिस्टिक कॉन्वर्जेशन बनाने की कोशिश की है थ्रू दिस एपिसोड. नाउ इस कॉन्वर्जेशन के साथ कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो औरतों को कल से शुरू कर देनी चाहिए अपनी लाइफ का, अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए? अगर आपने मन बना लिया है ना कि मुझे अपने हेल्थ का कंट्रोल लेना है, अब मुझे कुछ एक्शंस करने हैं, तो सोचो मत, स्टार्ट कर दो एक्शन लेना. एक्शन बहुत ज़रूरी है. एक्शन, पहला एक्शन, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो. करो एक्सरसाइज स्टार्ट. आपको अपनी हेल्थ पे कंट्रोल, एक्सरसाइज कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है. एक्सरसाइज नेसेसिटी है हमारी बॉडी की. जैसे हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम काम करते हैं, वैसा ही है एक्सरसाइज. तो इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है. दूसरा, फूड को खाने की तरह, सिर्फ पेट भरने का की तरह से देखना बंद कर दो. फूड को उस तरह से देखो कि आपकी प्लेट में रखा हुआ क्या है, आपकी प्लेट में कितना प्रोटीन है, आपकी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर है, आपकी प्लेट में फाइबर्स है कि नहीं है, आप फ्रूट्स खाते हो कि नहीं खाते हो. ये सब देखना ज़रूरी है. खाने को इस तरह से देखना स्टार्ट कर दो. और तीसरा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि आप ब्रेक लेना स्टार्ट कर दो. ना बोलना स्टार्ट कर दो. ना बोलना ज़रूरी है. आप हर जगह, हर सिचुएशन में हाँ नहीं बोल सकते. ना बोलना भी ज़रूरी है. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको लाइफ में कुछ लोगों की बातें बोली हुई बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं और आपको समझ नहीं आता कि ये मुझे इतना बॉदर क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि आप ना नहीं बोलते. आप हर जगह हाँ बोल देते हो. आपको इसलिए दूसरों की ओपिनियन ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए वो इतना अफेक्ट कर रही है. स्टार्ट सेइंग नो, और आप कल से अच्छा फील करना स्टार्ट कर दोगे. तो ये 3 चीज़ें. बहुत ही ब्यूटीफुल इनपुट्स हैं डॉक्टर पुलकित. आपने एक्सरसाइज करने की बात की, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि जब तक मैं एक जिम में जाके 1 घंटा 1.5 घंटा प्रॉपरली स्वेट करके ना वर्कआउट करूँ तो शायद वो काउंट नहीं होगा. टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट एक्सरसाइजिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एजुकेटिंग वुमेन थ्रू दिस पॉडकास्ट. ठीक है. अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, आपके पास घर है, घर पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो. बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं कितना आपके टाइम लिए. करना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी Yes. चाहिए, हफ्ते में कितना दिन? मैं आपको एक लेआउट दे देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए. आप मॉर्निंग इवनिंग एक टाइम सेलेक्ट कर लो कि आपको किस टाइम पे वर्कआउट करना है. आधा घंटे अपने लिए निकालना है. अभी हम घर की बात कर रहे हैं. आपको आधा घंटे अपने लिए निकालना है और 3 एक्सरसाइजेस करनी है. नंबर 1, स्क्वाट्स. आप जितना कर पा रहे हो, आप नीचे बैठ के उठ पा रहे हो, करो. इतना ही करो. प्रॉपर फॉर्म की अभी जरूरत नहीं है. आप नीचे बैठो, उठो, सिटअप्स करो, सिंपल सिटअप्स. सेकंड है पुशअप्स. आपको पुशअप्स करने हैं, नहीं आते, आप सीख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो. आप कुछ भी, आप किसी से हेल्प ले लो. नीज पे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, आप नीज के सहारे भी आप स्टार्ट कर सकते हो. बच्चा भी चलना स्टार्ट करता है धीरे धीरे. क्या 50s में वुमेन पुशअप कर सकती हैं, सब करना कर सकते, चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए. स्टार्ट विद अंडर गाइडेंस. अगर 50s में स्टार्ट ही कर रहे हो तो एक गाइडेंस के साथ स्टार्ट करो. 50s में खुद से मत करो, क्योंकि उस टाइम पे इंजरी के चांसेस हैं. आपके मसल्स वीक हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको स्टार्ट नहीं करना. 20s में अगर आप स्टार्ट करो तो कर सकते हो, लेकिन आप 50s में कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, गाइडेंस लो, सीखो, उसके बाद करो. तीसरा, अपने घर के अंदर बार लगा के पुल अप भी नहीं करना, सिर्फ हैंग करना है. हैंग करना हमारी हमारी पूरी स्पाइन को डीकम्प्रेस कर देता है. बहुत सारे लोगों की स्पाइन की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, स्लीप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. अगर आपकी स्लीप ठीक है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, तो आपको वैसे ही फिजिकल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे. अगर आपकी स्लीप बढ़िया है, स्लीप अच्छी है, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं स्लीप ठीक करने की वजह से. तो इन 3 चीज़ों को फॉलो, इन 3 एक्सरसाइजेस को करो. कितने करनी है? आप 10 पुशअप्स करो, 10 स्क्वाट्स करो, स्टार्ट के लिए बता रहा हूँ, और 10 सेकंड हैंग करो. एनी टिप्स फॉर वुमेन टू स्लीप बेटर? जनरली मैंने देखा है मेन स्लीप बेटर दैन वुमेन. जो स्टैट्स भी वो यही है कि आदमियों को नींद अच्छी आती है, लंबी आती है, गहरी आती है,
वुमेन को नहीं आती, सो एनी टिप्स देयर? वुमन को स्लीप इसलिए बेटर नहीं आती है कि बहुत सारे ना अगर आप हाउसवाइफ हो तो बहुत सारे टास्क आपके दिमाग में चल रहे होते हैं कि मुझे सुबह उठ के ये करना है, मुझे सुबह खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, हस्बैंड के लिए बनाना है, घर के लिए बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है। अगर आप वर्किंग हो तो आपके पास एक ऐड हो गया हो कि वो भी करना है। अगर आपके लिए हाउस हेल्प है तो उसको काम करवाना है, उसके उसको मुझे कमांड्स देने हैं, तो ये कमांड्स आपके दिमाग में चलती रहती हैं। दूसरा, अब एक चीज़ ऐड हो गई कि फ़ोन, आप उससे पहले आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, लाइट आपके फ़ोन आपके सामने है। सबसे पहले तो 1 घंटा पहले अपने फ़ोन को अपने बेडरूम से बाहर निकाल दो। बोरिंग लगेगा लेकिन आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरा, जो थॉट्स हैं वैलिडेट करना शुरू कर दो अपने आप को। कल को अभी मुझे सोना है, ये बात बोलनी है। अभी मुझे सोना है, ये जो डिसीजंस है ना, ये जो कल का सुबह मैं इसको उठ के 15 मिनट पहले तब मैं करूँगी इस बात को। अपने ब्रेन को कमांड दो, हेल्प करता है ये। जब आप कमांड देते हो अपने आप को, वो हेल्प करता है। आपके सारे थॉट्स निकल जाएँगे, आप आराम से सो पाओगे। अगर आपको कोई मीटिंग है, कल है और आज आप रात को एंग्ज़ियस हो उसके बारे में, अपने आप को बोलो, ये मीटिंग मेरी कल है, सुबह इस बारे में सोचूँगी, अभी मुझे सोना है। एकदम से गायब हो जाएगा वो और आपको नींद भी आ जाएगी। ये सभी जगह अप्लाई होता है। कोई भी थॉट है, कोई झगड़ा हुआ है, हस्बैंड के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, बात नहीं हो पा रही है, अपने आप को बोलो कि इस बारे में कल बात करेंगे, अभी सोना है। हमेशा काम करता है ये। आई होप जो लोग इसे सुन रहे हैं वो उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार पाएँ और बेहतर सो पाएँ। मुझे लगता है अगर वुमेन सोना ठीक से शुरू कर देंगी ना, बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा उनकी लाइफ में। अ, जैसा कि मैंने कहा फिज़िकल हेल्थ की, खाने-पीने इन सब चीज़ों की बहुत बात करते हैं, लेकिन स्लीप को अपने प्रायोरिटाइज़ करने की मुझे लगता है अभी भी हम कम बात करते हैं, स्पेशली इन वुमेन्स हेल्थ। और स्लीप से आपकी हार्मोनल हेल्थ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। स्लीप से आपकी ऑफ कोर्स फिज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। स्लीप से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। तो स्लीप शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। हम डिटॉक्स की बात करते हैं हमेशा कि हमें डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स ये, डिटॉक्स वो करना है। हमारी बॉडी सफिशिएंट होती है डिटॉक्स करने के लिए और सारा काम होता है रात को। लेट नाइट नहीं सोना है, हमेशा टाइम पे सोने की ज़रूरत होती है। स्लीप आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते कि आप 8 घंटे कैलकुलेट कर रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, सुबह 10 बजे उठ रहे हो, 8 घंटे तो हो गया, लेकिन ये क्वालिटी स्लीप नहीं है। लिवर का काम है कि 1 बजे से 1:30 2 बजे के करीब रात को वो डिटॉक्स प्रोसेस होता है उसमें। एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजी है, वो होती है। तो हर 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 ऑर्गन का एक जगह होती है। हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट ड्रॉप हो जाता है, हमारे हार्ट को भी तो थोड़ा आराम चाहिए। तो वो तभी होता है जब हम पर्टिकुलर टाइम पे सोते हैं और डीप स्टेट में, डीप स्लीप में सोते हैं। तो हमारे हार्ट को, हमारे ऑर्गन्स को भी रेस्ट मिलता है। वो डिटॉक्स होते हैं। तो आप पानी पी रहे हो दिन भर में बहुत सारा अलग-अलग चीज़ें मिला के और टीज़ पी रहे हो, लेकिन आप ठीक से सो नहीं रहे हो तो बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी। बॉडी को डिटॉक्स होने की रिकवरी और डिटॉक्स दोनों स्लीप में होता है। बहुत ज़रूरी है वो करना। डॉक्टर पुलकित, हमने काफ़ी कुछ वुमेन्स हेल्थ के बारे में कवर किया इस एपिसोड में ना। जाते-जाते एक सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, दैट इज़ देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अगर आप वुमेन हेल्थ की बात करें, तो कौन से क्लियर 3 इंडिकेटर्स हैं दैट अ वुमन्स हेल्थ इज़ ऑप्टिमम? वुमेन हेल्थ, अगर आप 3 इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप सुबह उठ के फ्रेश फ़ील करते हो, आप क्लियर आपके थॉट्स हैं और रात को आप टाइम से सो जाते हो, ये सबसे पहला इंडिकेटर है कि आप बिल्कुल हेल्थी हो। लो जी, 80% ऑडियंस तो यहीं गई जिनका यही हिला हुआ है। हाँ, आप हेल्थी हो। दूसरा, आपको टाइमली भूख लगती है, आपकी एपेटाइट अच्छी है। आप अगर बॉडी में आपके कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उसको टैग कर सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये ठीक से नहीं चल रहा है, आप हेल्थी हो। अगर आप इतनी इंटेलिजेंट आपकी बॉडी है कि आपको वो सिग्नल देती है, आप हेल्थी हो। अगर आप मेंटल हेल्थ को भी एज़ ए पार्ट ऑफ फिज़िकल हेल्थ मानते हो और उस पे काम करते हो और अपने कही हुई नेगेटिव बातों को अपने बारे में आप नेगेटिव नहीं बोलते हो, अपनी कही हुई नेगेटिव बातों को टैग करते हो और लोगों की मेंटल हेल्थ, अपने आसपास के मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हो, आप हेल्थी हो। ये 3 जो आपने इतनी आसानी से 1.5 मिनट में 1 मिनट में बता दिए, आई थिंक एक-एक पे हमने इतनी बड़ी-बड़ी लोगों को लूज़ कर दिया। बिकॉज़ ये यही तो प्रॉब्लम्स है जो हो रहे हैं कि हम सो नहीं पा रहे ठीक से, हम मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और हम सुबह फ्रेश नहीं फ़ील करते। बहुत यही सारी तो वुमेन है सुबह उठते ही बॉडी में फिज़िकली फ्रेश नहीं फ़ील करती और थॉट्स भी फॉगी-फॉगी से रहते हैं कि यू नो दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट यही अबाउट इंडिकेटर लाइफ। तो यही इंडिकेटर्स है। तो ये चीज़ें अगर के बारे में द फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है किसी भी चीज़ के बारे में बात करना और वहाँ से सोचना और वहाँ से इस कॉन्वर्सेशन को हमने तो एक जेनेरिक वुमेन के लिए किया है, बट
जो भी विमेन इसको सुन रही है, मेन इसको सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में पर्सनलाइज कैसे हो सकती है कॉन्वर्जेशन? अगर हमने न्यूट्रिशन की बात की, हमने प्रोटीन की बात की, हमने बैलेंस डाइट की बात की, तो आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई हो सकता है? दैट इज़ वन जॉब दैट आई वांट टू गिव टू द लिसनर्स। अगर आप ये सुन रहे हैं तो अपने लिए एक क्वेश्चन को एज अ होमवर्क लीजिए कि आप पर्सनलाइज कैसे बना सकते हैं इस कॉन्वर्जेशन को अपने लिए। वहाँ से आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, खुलना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा रास्ता। डॉक्टर पुलकित, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम यार, थैंक यू। जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट ने आपको बहुत सारी नई चीज़ें बताई होंगी वुमेन्स हेल्थ के बारे में, कौन सी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं और कुछ चीज़ें आपकी रीचेक हो गई होंगी, रिकन्फर्म हो गई होंगी कि हाँ, ये चीज़ें तो करनी ही है लाइफ में। हमें रिमाइंडर्स की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। आई होप दिस एपिसोड विल एक्ट एज अ रिमाइंडर फॉर यू कि आप अपनी हेल्थ को सीरियसली लें, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमन। आपकी हेल्थ 20s 30s 40s 50s में किस तरह से चेंज होती है और आपकी हेल्थ को लेके अप्रोच उसके अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज होनी चाहिए, उस बारे में हमने इस एपिसोड में बात की है। इस कॉन्वर्जेशन को ज़रूर अपने फैमिली में जो वुमेन है उनके साथ शेयर कीजिए, अपनी मदर्स, अपनी सिस्टर्स, अपनी आंट्स के साथ, ताकि उन्हें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने का एक रिमाइंडर मिल सके। अपनी वाइफ्स के साथ, सॉरी आई फॉरगॉट दैट। और जितनी लड़कियां इस पॉडकास्ट को सुन रही वो तो ज़रूर अपनी फीमेल फ्रेंड्स, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम सब एज अ कम्युनिटी अपने आप के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, जो कि बहुत सालों तक इग्नोर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू करें, काम करना शुरू करें, और हमारी कॉन्वर्जेशन और क्या चल रहा है इससे ज़्यादा आगे जाकर इवॉल्व होकर स्पेसिफिक हेल्थ गोल्स के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी लाइफ का चार्ज लेने के बारे में हो। अगर आपको द जर्नी विद इन पॉडकास्ट की कोशिश पसंद आती है, जो हम काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 200 एपिसोड से, अगर आपको हमारा ये जेन्युइन अटेम्प्ट पसंद आता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, इस वीडियो को हाई पॉइंट्स दीजिए, ताकि ये राइट लोगों तक पहुंच पाए। कुछ लोगों तक तो आप शेयर करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने अपने घर के बंद कमरे में आज थोड़ा होपलेस फील कर रहे हैं, हेल्दी नहीं फील कर रहे हैं, या जिनके साथ बॉडीली कुछ सही नहीं चल रहा है, उन तक ये कॉन्वर्जेशंस अपने आप पहुंचेंगी अगर इफ़ यू एंगेज विद दिस पॉडकास्ट। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।